हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइनिंग सर्वर कोचिंग सेंटर। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? आपने देखा था लास्ट वीडियो में जो हमारे टेलर ने 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। तो उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेलर ने कुछ टेक्निक इस्तेमाल किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिन टेक्निक को आप यूज़ करके आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उनके द्वारा दिए गए टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होता है कि ये क्या करता है, जो हमारा शॉप फ्लोर लेवल होता है वहाँ पर जो हमारा काम होता है उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला तो प्लानिंग और दूसरा एग्जीक्यूशन। यानी कि जो हमारा शॉप फ्लोर लेवल है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, उस लेवल पे जो काम होगा उसको 2 डिपार्टमेंट में लोग बांट देते हैं। पहला डिपार्टमेंट होगा कि काम होगा कैसे, उसके लिए जो भी प्लानिंग करनी है उसका डिपार्टमेंट होगा पहला, और दूसरा होगा हमारा एग्जीक्यूशन का, कि प्लानिंग तो चलो आपने कर ली, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, वो दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। और दोनों डिपार्टमेंट्स में 4 फॉरमैन होते हैं। तो हम शॉर्ट में बोले तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या होता है, शॉप फ्लोर लेवल पे 2 तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट को बांट देते हैं, एक प्लानिंग में, एक एग्जीक्यूशन में। प्लानिंग में भी 4 फॉरमैन होते हैं और एग्जीक्यूशन में भी 4 फॉरमैन होते हैं। कौन कौन से फॉरमैन होते हैं उसे हम देख लेते हैं। प्लानिंग में पहले 4 होते हैं: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी क्लर्क। प्रोडक्शन में कौन से होते हैं? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब पहला जो हमारा फॉरमैन होता है प्लानिंग का, पहले हम प्लानिंग को पढ़ते हैं। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है? अब ये डिपार्टमेंट में नॉर्मली प्लानिंग वगैरह स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पर कौन सा काम हमें करवाना है, उसके लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस उन्हें देने पड़ेंगे, वो सारे चीज़ें इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बनाता है। दूसरा होता है यहाँ पे रूट क्लर्क। रूट क्लर्क में क्या होगा कि अब कोई काम के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये काम मुझे करवाना है, अब उसको कौन कौन से रूट से लेके जाना है। रूट का मतलब कि कौन कौन से स्टेप से आपको उसको लेके जाना है, पहले कौन सा स्टेप होगा फिर बाद में कौन सा होगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस बनाना कि जो हमने प्रोडक्टिविटी करनी है, जो प्रोडक्शन हमें करना है, उसको हम पहले उसमें कौन सा स्टेप करेंगे, कौन सा होगा उसके बाद। एग्जांपल के लिए कि जब भी मोबाइल वगैरह बनता है तो उसमें एक रूट क्लर्क का क्या काम होता है कि एक पहले फ़ोन बनेगा, फ़ोन का कवर बनेगा, फिर उसमें उसकी स्क्रीन डाली जाएगी, अगले स्टेप में रैम रोम और जो भी उसका मदरबोर्ड वगैरह होगा वो सब डाला जाएगा, उसके बाद उसको कवर किया जाएगा, फिर अगले स्टेप में उसको पैक किया जाएगा। तो ये सब क्या होता है, एक रूट होता है, एक सीक्वेंस में जो स्टेप बाय स्टेप काम होगा वो हमारा रूट क्लर्क डिसाइड करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या देखता है कि किस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए और कितना कॉस्ट लगना चाहिए, कि अगर मोबाइल कंपनी है तो एक मोबाइल को बनने में कितना टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए और उसमें कितना खर्चा आना चाहिए, तो उसको डिसाइड करते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ होता है हमारा डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी फॉरमैन क्या होते हैं, इनका काम कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक रूल एंड रेगुलेशन को बनाना, वर्कर्स के लिए कौन सा रूल रेगुलेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ों का डिसिप्लिनरी क्लर्क देखते हैं। अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन में। जैसे पहले बताया था प्लानिंग के अंदर 4 होता है और दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूशन, यानी कि जो प्लानिंग हमारी हुई है उसको एग्जीक्यूट करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसे हम प्रोडक्शन ऑफिसर्स भी कहते हैं, जिसमें 4 होंगे: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर आता है पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या होता है? अब जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना खर्चा लगना चाहिए। तो सेम यहाँ पर स्पीड बॉस का काम होता है कि चेक करना कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी हो रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई लेबर वगैरह बिना मतलब में बैठे हुए बात कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो वो सब चेक करना होता है स्पीड बॉस का। दूसरा होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है? अब नाम से ही लग रहा है गैंग। गैंग क्या होता है? यानी कि एक पर्सन जो पूरे गैंग का लीडर हो, सारी चीज़ों की उसको जानकारी हो, कहीं से भी हर चीज़ का जुगाड़ वो कर सकता है। कोई दिक्कत हो हमें गैंग के बॉस को बोल दिया। तो सेम यहाँ पर गैंग बॉस क्या करता है कि अब जो आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, जो सामान आपको बनाना है,
उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, मशीनरी चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होगा। तो वो टूल्स कौन लेके आएगा? ये बोल देगा गैंग बॉस कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो बनाना है बनवाओ, सामान लाने की जिम्मेदारी मेरी। तो टूल्स और जितनी मशीनरी वगैरह होंगी वो सब गैंग बॉस देखते हैं कि कौन से टूल्स की ज़रूरत है, कौन से मशीनरी की ज़रूरत है, तो वो गैंग बॉस लेके आते हैं। तीसरा होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अब जो मशीनरी वगैरह है अंदर ऑलरेडी, या फिर जो भी टूल्स वगैरह हैं हमारे पास, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। हाँ भाई, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें तेल डाल दो, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर दो, जो भी थोड़ा बहुत फॉल्ट आए उन चीज़ों को चेक करते रहना। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि गैंग बॉस और इसमें अंतर क्या है। तो इसका काम क्या होता है गैंग बॉस का, कि ये चीज़ों को इंस्टॉल करता है, जो रिक्वायरमेंट है जिस मशीनरी की, जिस टूल्स की, उसको लेके आता है। और रिपेयर बॉस क्या करता है, अब आप ले तो आए इसको, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। आप घर में कोई टीवी लेके आते हो, पंखा लेके आते हो, चलता ही रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। अब वो ख़राब होगा कूलर पंखा, तो आप मिस्त्री को बुलाओगे, वो आके आपका देखेगा, ठीक ठाक करेगा। तो सेम रिपेयर बॉस का काम होता है कि कंपनी वगैरह के अंदर जो भी टूल्स है, मशीनरी है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको चेक करते रहना और उसको ठीक करना। और लास्ट में इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर काम क्या होता है कि ये ऑब्जर्व करते रहना, एक आई रखना लोगों के ऊपर, कि जो भी हमने एक स्टैंडर्ड तैयार किया था, एक मापदंड हमने तैयार किया था कि इस लेवल का हमारा सामान बनना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। तो वो सब चीज़ों को चेक करना इंस्पेक्टर का काम होता है। और ये सब किसके लिए होता है? ये सब, ये जो 8 होते हैं ये वर्कर के ऊपर करते हैं। ये जो भी प्लानिंग करते हैं ये वर्कर्स के लिए करते हैं, और ये भी वर्कर्स के ऊपर ही सारे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपली मतलब होता है कि एक आपका क्वालिटी लेवल को मेंटेन करना, कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका क्वालिटी क्या होगा, वो चीज़। और दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो आप एक्टिविटीज़ आपके कंपनी, अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो भी वर्कर्स आपके, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि टेलर ने हमेशा वर्कर्स के लिए ही बात किया है, शॉप फ्लोर लेवल के लिए बात किया है, तो सारी बातें वहीं पर होंगी। तो सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर क्या था कि जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही है उसको इतना सिंपल वे में बनाना कि हमारे वर्कर्स के लिए कोई बर्डन ना हो। ये हमेशा वर्कर्स के लिए सोचते हैं, तो वर्कर्स के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, कोई ज़्यादा बर्डन ना हो। तो और जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा टाइम को वेस्ट कर सकती हैं, जो एक्टिविटीज़ बिना मतलब में टाइम कंज्यूम करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हटा देना और काम को सिंपल सिंपल बनाना, ताकि वर्कर्स फ्री होके फ्रीली अपना काम कर पाएंगे। और स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या था कि क्वालिटी लेवल को मेंटेन करना। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ये मेन पॉइंट है। टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ रिसोर्स एंड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बात हुई है कि एक बेस्ट वे ढूंढना और एक क्वालिटी को मैक्सिमाइज करना, वही स्टैंडर्डाइजेशन वाली बात, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। 3 चीज़ें हैं। अब मेथड स्टडी में होता क्या है कि टेलर ने बोला कि हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, यानी कि अगर आप वो वे आप देख लो कि किस तरीके से वो काम होगा, तो आप अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे वही बोला गया है, हर काम को करने का एक मेथड ऐसा होता है जो बेस्ट होता है। हमारा काम क्या है, उस मेथड को फाइंड करना। हम उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, जिसके थ्रू आप क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हो, आप उसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, फिर जाके कंक्लूजन निकाल सकते हो किसी चीज़ के बारे में, तब जाके उसको आप इम्प्लीमेंट करो, जो हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल में उनके पढ़े थे। तो उनके हेल्प से आप एक ऐसा मेथड निकाल सकते हो किसी काम को करने का जो आपका बेस्ट होगा, और उससे आप अपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी इंप्रूव होगा आपके प्रोडक्ट का तो कस्टमर आप सेटिस्फाइड होंगे ही होंगे। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, मोशन स्टडी। मोशन क्या होता है कि कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो उसे हम कहते हैं मोशन। जैसे कि अगर साइंस में बोला जाए तो आपका चलना, बोलना, हिलना, वो सब मोशन होता है। अब यहाँ पर क्या उसका यूज़ है, तो मोशन स्टडी के अंदर ये होता है कि आपको मूवमेंट्स को देखना है अपने कंपनी के अंदर यहाँ पर। लेकिन शॉप फ्लोर लेवल की बात हो रही है, क्योंकि टेलर ने लेबर्स के लिए ज़्यादा, वर्कर्स के लिए ज़्यादा ध्यान दिया, तो वहीं की बात हो रही है कि जो शॉप फ्लोर लेवल है वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखना
कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, उसमें से ऐसा कौन सा मोशन है, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो बिना मतलब के हो रहा है। अब बिना मतलब के कैसे होगा? एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एक जगह है जहाँ पर आपका प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब सामान को, फाइनल गुड्स को आपको बाहर लेके आना है, तो गेट पर एक बहुत बड़ी मशीनरी रखी होती है जो सामान को बाहर लाने ले जाने में दिक्कत होता है। तो लेबर क्या करते हैं, उस मशीनरी को उठा के पहले दूर तक ले जाके रख देते हैं, फिर अपना सामान जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको, फाइनल गुड्स को बाहर लाते हो और फिर दोबारा जाके मशीनरी को अपनी जगह पे रख देते हो। अब रोज़ क्या होगा, मशीनरी को हटाएंगे, फिर अपना सामान लाएंगे, फिर दोबारा उसको रख देंगे। तो अब जो मशीन को उठा के रखना, फिर वापस उसी जगह पे रखना, ये बिना मतलब का काम है। इसमें कोई भी कंपनी को इससे बेनिफिट नहीं हो रहा। ये एक तरीके से जितना भी टाइम इसमें लग रहा है वो वेस्टेज हो रहा है। तो ऐसा मोशन को फाइंड करना जो वेस्ट हो रहा है बिना मतलब में, इनको फाइंड करके इसको हटा देना, यानी ऐसे एक्टिविटीज़ को हटा देना। अब कैसे यहाँ पे करोगे? मशीनरी के लिए एक ऐसा जगह ढूंढ लो जहाँ पर उसको फिक्स कर दो, ताकि उसको बार बार उठाना और हिलाना ना पड़े। तो वो एक जगह पर ले जाकर उसको फिक्स कर देंगे, ताकि आपका जो फाइनल गुड्स होगा उसको आसानी से ला सकते हो, ले जा सकते हो। तो ये होता है यहाँ पर कि वो मूवमेंट्स जो वेस्टफुल है, जिसका हमारे लिए अननेसेसरी है, जिससे हमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना, उनको हटा देना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करना किसी काम को करने के लिए। आपकी कंपनी में कोई भी चीज़ बन रहा है, मान लो एक कंपनी में बैट बन रहा है, खेलने वाले बैट बॉल होते हैं, तो बैट बनाने में ये देखा गया है कि नॉर्मली 20 मिनट लगता है या 30 मिनट मान लेते हैं। एक बैट बनाने में एक लेबर को 30 मिनट लगता है। तो अब टाइम स्टडी करते क्यों है कि इससे हमें यह पता लगेगा टाइम स्टडी से कि एक वर्कर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी वेजेस कितनी होनी चाहिए। अब वेजेस कैसे तय होगा कि मान लो एक लेबर आधे घंटे में एक बैट बना देता है और उसकी जॉब है 8 घंटे की, तो 8 घंटे में कितने बना पाएगा? 1 घंटे में 2, 8 घंटे में 16, तो वो पूरे एक दिन में 16 बैट बना पाएगा। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एक दिन में एक वर्कर हमारे लिए कितना प्रोडक्टिविटी कर रहा है। इससे बेनिफिट होगा हमें कि हम इजीली ये फाइंड कर पाएंगे कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो टाइम स्टडी क्या करता है, यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी जॉब को करने के लिए, यानी कोई भी सामान आपका बन रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए कितना एक टाइम होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, इससे पता लगाते हैं। और दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। कि आपको मान लो कितना ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन का और एक दिन में एक आदमी कितना सामान बना सकता है, इसके अकॉर्डिंग हमें कितने वर्कर्स चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम स्टडी की हेल्प से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये वर्कर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। फैटिग स्टडी में पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फैटिग स्टडी सिक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स in completing a task. The rest interval will enable worker to regain their lost stamina, thereby avoiding accident, rejections and industrial sickness. इसको एग्जाम्पल समझते हैं पहले, उसके बाद हम समझेंगे इसमें एक्चुअल में है क्या। कि आप जब स्कूल जाते हो तो मान लो 5-6 घंटे का आपका स्कूल है, तो क्या आप कंटिन्यूसली 6 घंटे पढ़ते रहते हो, बीच में रेस्ट नहीं चाहिए होता है? या फिर आपकी जब कोचिंग वगैरह में एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो किसी दिन 2-4 घंटे की क्लास हो गई तो 1 घंटे में ही हालत खराब हो जाती है कि भैया आप रहने दो, बहुत हो गया। तो क्या होता है कि आपको रेस्ट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे काम कर सकते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो 3-4 घंटे काम करेंगे तो थक जाएंगे। उसके बाद जो उनका काम करने का जो उसका स्पीड होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जब वो मॉर्निंग में आए थे। तो फैटिग स्टडी में देखा जाता है कि वर्कर्स के लिए एक रेस्ट टाइम इंटरवल होना चाहिए कि कितने कितने देर का उन्हें हम रेस्ट दें। जैसे कि जब जाओगे तो 1-2 घंटे बाद आपका एक टी ब्रेक हो जाएगा 5-10 मिनट का लेबर्स के लिए, फिर 4 घंटे के बाद एक लंच ब्रेक हो गया 20-25 मिनट का, फिर दोबारा 2 घंटे के बाद 10 मिनट का एक टी ब्रेक हो गया। इसमें क्या है, वर्कर्स को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और वो अपने स्टेमिना को दोबारा गेन करके फिर मेहनत कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकते हैं। तो एक लाइन में बोलूँ तो फैटिग स्टडी में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली कोई पर्सन इतना काम नहीं कर सकता अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से, तो उनको हर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। और वही स्टडी करना है यहाँ पर कि कितना ब्रेक देना ठीक रहेगा ताकि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाए।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। केस स्टडी में इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि यहाँ पर होता क्या है इसके अंदर, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम के अंदर जो हमारे एक स्लो वर्कर होते हैं और हमारे एक एफिशिएंट वर्कर होते हैं। एक होता है एफिशिएंट वर्कर, एक होता है स्लो वर्कर। एफिशिएंट वर्कर कौन होते हैं? जो अपना पूरा मैक्सिमम आउटपुट दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी से वो काम करे। और स्लो वर्कर कौन होते हैं? जो फॉर्मेलिटी के लिए आए, 8 घंटे काम किया और चले गए, कितना भी सामान बनाए ना बनाए वो फॉर्मेलिटी के लिए काम करके चले गए। अब एफिशिएंट और स्लो वर्कर के बीच में एक डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को रखते हैं। इस सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जो हमारे स्लो वर्कर है और जो हमारे एफिशिएंट वर्कर है उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना होता है और स्लो वर्कर को मोटिवेट करना होता है। वो कैसे करते हैं? 2 अलग अलग वेजेस रेट हम बना देते हैं। एक हम पहले स्टैंडर्ड तैयार करेंगे कि जो हमारा सामान बन रहा है, मान लो आप लंच बॉक्स बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो एक वर्कर एक दिन में 100 आइटम बना सकता है। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड कितना हो गया हमारा? 100 आइटम। अब आपने क्या रखा? जो 100 से ज़्यादा बनाएगा उसको 5 रुपये के हिसाब से हम देंगे पर पीस, और जो सब 100 से कम बनाएगा उसको हम देंगे 3 रुपये के हिसाब से। अब एक वर्कर ए है, वो बनाता है 110, तो उसको 5 के हिसाब से मिलेगा, कितना हो गया? 550। और वर्कर बी है, वो क्या करता है? वो बनाता है 80 बनाता है, तो 80 इंटू 3 कितना होगा? 240। लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए ए ने कितना? सिर्फ 30 यूनिट ज़्यादा बनाया। इसका 80 था, इसका 110, सिर्फ 30 ज़्यादा बनाया तो इसको 550 रुपये मिला, और बी को सिर्फ 30 कम करने पे 240, यानी आधे का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर बी वाला क्या सोचेगा? अगर मैं भी थोड़ा सा और मेहनत कर लूँ तो मुझे भी वो प्राइस मिल जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ। अब यहाँ पर डिफरेंट पीस वेज सिस्टम के अंदर यही होता है कि 2 अलग अलग वेजेस रेट रख दिए, और एक स्टैंडर्ड से जो कम करेगा उसको कम रुपए मिलेगा, जो ज़्यादा करेगा उसे ज़्यादा मिलेगा। इससे क्या होगा? जो स्लो लेबर है हमारे, वो भी मोटिवेट होंगे दूसरों को देख के कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा मिल रहा है, तो हम भी ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें।